हेलो बच्चों आज आपके सेट 2 विज्ञान का सैम्पल पेपर करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कक्षा 8 का विज्ञान का सैम्पल पेपर। तो देखें, इसमें जो आपका पैटर्न आएगा वो एक बार पहले बात कर लेते हैं उसकी। तो यहाँ देखें कि जो आपके पहले 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन होंगे वो सभी 1-1 मार्क्स के होंगे और ये इनमें विकल्प दिया होगा इन सभी क्वेश्चंस में। ठीक है, आपको उसमें से एक चुनना है, सही का निशान लगाना है। उसके बाद जो 9वां और 10वां क्वेश्चन है आपके, वो दोनों आपके 2-2 मार्क्स के होंगे और इनके आंसर आपने कम से कम 20 से 30 शब्दों में देने हैं। इसके बाद 11वां जो क्वेश्चन है इसके 3 मार्क्स होंगे और इसका जो आंसर है आप 30 से 40 शब्दों में देंगे। 12वां क्वेश्चन जो है वह 5 मार्क्स का होगा और उसी के अनुसार आपके कम से कम 40 से 50 शब्दों में आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके पैटर्न है। अब हम लोग इनके क्वेश्चंस देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये सैम्पल पेपर में आपका पहला क्वेश्चन देखें। पहला है, एक फुलाए हुए गुब्बारे को संश्लिष्ट कपड़े से रगड़कर दीवार पर चिपकाने में कौन से बल का प्रयोग होता है। तो देखें बच्चों, जब भी आप किसी भी गुब्बारे को मतलब कि ऐसे चिपकाते हैं उस पे दीवार पे, तो वहाँ उससे चिपकाने से पहले आपने उसको एक कपड़े से रगड़ा है। ठीक है, वो जो कपड़ा है वह है आपका कोई सिल्क का कपड़ा भी हो सकता है। ठीक है, उस सिल्क के मतलब आपका जो संश्लिष्ट सिंथेटिक कपड़ा है उससे आपने उसको रगड़ना है। ठीक, और जो सिल्क है वह नेचुरल सिल्क जो है उससे भी आप रगड़ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा कि जब उससे आप रगड़ेंगे तो जो आवेश होते हैं वह आवेश जो है वह अपने आप से चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, तो आवेशों के कारण ही वहाँ पर जो बल है वह कौन सा लग जाता है, वैद्युत बल उसमें आ जाता है। क्योंकि अब वो वस्तु में गति नहीं है तो इसलिए इसको स्थिर वैद्युत बल कहा जाता है। तो यहाँ आपका जो आंसर होगा बच्चों वो कौन सा हो जाएगा, स्थिर वैद्युत बल। तो ये आंसर हो गया। इसके बाद दूसरा देखते हैं, इंसुलिन का स्राव किस अंग द्वारा होता है। तो इंसुलिन जो हार्मोन है वो हमारा जो अग्नाशय है वह स्रावित करता है। तो इसमें चौथा वाला आपका आंसर। इसके बाद है, स्त्री या मादा जो कहते हैं कि जनन हार्मोन या फिर लिंग हार्मोन जो है उसका नाम बताना है। तो मादा में जो जनन हार्मोन होता है वह बच्चों एस्ट्रोजन है। तो इसका आंसर हो गया एस्ट्रोजन। चौथा है, संगमरमर के गीले फर्श पर चलना कठिन होता है। तो आपने खुद देखा होगा, अगर वैसे नॉर्मल फर्श है तो उस पर भी अगर पानी गिर जाता है, पानी गिर जाने के कारण वहाँ पर चलना मुश्किल हो जाता है और आप फिसल भी जाते हैं, है ना। तो वह फिसलना क्यों हो जाती है, क्योंकि वहाँ घर्षण जो होता है वह कम हो जाता है। तो इसका आंसर भी यही आ जाएगा कि घर्षण जो है वहाँ पर कम होता है। तो आंसर में ऑप्शन देखते हैं एक बार, घर्षण बल कम हो जाता है, पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है तो यही हो जाएगा। अगले में एक बार फिर भी पढ़ लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। घर्षण बल बढ़ जाता है, तरल घर्षण और सर्पी घर्षण नहीं, यही होगा कि घर्षण बल वहाँ पे कम हो जाता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो बच्चों आपने देखा है, पढ़ा है लेसन उसमें कि प्रति एकांक क्षेत्र पे जो बल लग जा रहा है, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है दाब। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, प्रति एकांक क्षेत्र पर जो आप बल लगा रहे हैं तो वह हो गया आपका दाब। तो इसको आप सूत्र से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों, जैसे प्रति एकांक क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल ऊपर आ जाएगा और जो दाब है वह प्रति एकांक लिखा है तो उसके बटे में आ जाएगा आपका बल। ठीक है, तो क्षेत्रफल बटे में बल जो है वह किसका सूत्र हो गया, दाब का। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, दाब कहा जाता है। ठीक, तो इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है बच्चों छठा क्वेश्चन। ठीक है, छठे क्वेश्चन में जो लिखा है
देखते हैं, कुली सिर पर भारी बोझ उठाते समय कपड़े को लपेटकर सिर पर क्यों रखते हैं। तो आपने खुद भी देखा होगा, घरों में आपकी मम्मी या बड़े कोई भी पानी वगैरह लाते हैं, तो पानी लाने के लिए भी क्या होता है कि वो एक कपड़े को या कुछ भी चीज़ जो है उसको गोल करके सिर पे रखते हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता है बच्चों? तो ऐसा करने के लिए क्या होता है कि जो उससे जो हमारा जो सिर पे दाब पड़ने वाला है, मान लो आपने मटका ही सिर पे रखा है ना, तो मटके का जो दाब है, मान लीजिए ये इस तरह से, जैसे आपका मटके की आकृति है, तो मटके की जो आकृति जहाँ पर से आपके सिर पे छुएगी वहाँ पर ज़्यादा दाब पड़ेगा। अगर आपने बीच में कोई कपड़ा रख लिया है तो वो क्या होगा कि देखो कपड़ा अब इतना बड़ा चौड़ा करके रखा जाएगा, तो इससे क्या होगा, जो इसका मटके का जो क्षेत्रफल है जो उस कपड़े पे आएगा वो बढ़ जाएगा, है ना, और उससे जो दाब पड़ने वाली है मटके की सिर के ऊपर वो फैल जाएगी। ठीक है, उससे जो है आपके फैलने के कारण आपको दाब कम महसूस होएगी। ठीक, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा कि दाब को घटाने के लिए ऐसा किया जाता है। किसको घटाने के लिए? दाब को घटाने के लिए ऐसा किया जाता है, कपड़ा लगाया जाता है। तो इसी तरह से जो कुली होते हैं वो ऐसे कपड़ा लगाते हैं ताकि जो सामान उनके सिर पे रखे हुए तो वो उसका जो दाब है वो एक जगह ना पड़ के पूरे उस पे कपड़े पे फैल जाए। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा बच्चों क्या हो गया, देखते हैं एक बार। पहला क है बोझ कम करने के लिए, दूसरा दाब बढ़ाने के लिए, तीसरा है दाब घटाने के लिए। तो ये इसका सही आंसर होगा दाब घटाने के लिए। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में लिखा है लोटनी घृषण सर्पी घृषण की अपेक्षा। यहाँ खाली स्थान दिया हुआ है, आपने बताना है। तो देखें बच्चों, पहले समझ लेते हैं लोटनी और सर्पी घृषण होते क्या हैं। तो देखें, लोटनी घृषण जो होता है वह नाम से ही पता चल रहा है कि जैसे लोटा अगर हम लेते हैं शब्द यहाँ से, तो लोटा कैसा होता है? गोल होता है ना। तो जो गोल हैं जैसे पहिए जो होते हैं उनमें जो घृषण होता है वह कहलाता है लोटनी घृषण। ठीक है, तो जो लोटनी घृषण है वह लग रहा है गोल वस्तुओं में, है ना। तो इसके बाद है सर्पी घृषण। सर्पी घृषण जो है वह जब कोई वस्तु गति में होती है तो उस पर सर्पी घृषण लगता है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सर्पी घृषण है वह गति में जो वस्तु है उस पर लग रहा है, और जो लोटनी घृषण है वह गोल वस्तुओं पर लगता है, मतलब कि जो गोल वस्तुएं हैं उनके और फर्श के या सतह के बीच में जो घृषण होता है वह कौन सा कहलाता है? लोटनिक। तो यहाँ गोल में जो वस्तु है उसका और सतह के बीच में जो घर्षण होगा वह कम होता है ना, क्योंकि जो इसका संपर्क है गोल वस्तु का सतह के साथ वह कम होता है, तो इसलिए ये जो घर्षण होगा लोटनिक वह घर्षण भी कम होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन ज़्यादा, दूसरा बराबर, बहुत अधिक, चौथा ऑप्शन, ये चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। इसके बाद 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वें क्वेश्चन में लिखा है घर्षण एक प्रतिरोध है जो एक वस्तु की गति के सापेक्ष दूसरी वस्तु की गति को कम करता है। तो देखिए बच्चों, घर्षण जो है वह एक तरह से उसकी यहाँ पे परिभाषा लिखी गई है कि घर्षण जो है वह एक प्रतिरोध है। बिल्कुल ठीक बात है, घर्षण एक प्रतिरोध होता है जो रोकता है। जैसे आप अगर साइकिल का ब्रेक लगा रहे हैं तो आपका जो ब्रेक लग रहा है वो इस घर्षण के कारण ही लग पा रहा है ना, तो वहाँ पर जो है वो प्रतिरोध करता है, किसी भी वस्तु की गति को आगे बढ़ने से रोकता है। तो वही यहाँ लिखा है कि एक वस्तु की गति के सापेक्ष दूसरी वस्तु की गति को कम करता है। तो ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सत्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन है खिलाड़ी कीलदार जूते या स्पाइक्स क्यों पहनता है। तो देखें यहाँ भी सीधी वही आंसर आ जाएगा आपका कि घर्षण जो है, अगर आप यहाँ पर कीलदार जूते ना पहनकर आपने जूते बिल्कुल प्लेन पहने हैं तो क्या होगा? आप फिसल जाएंगे, है ना, और दौड़ भी नहीं पाएंगे अच्छे से। तो ऐसा ही यहाँ होता है कि खिलाड़ी जो हैं कीलदार जूते पहनते हैं जिन्हें स्पाइक्स कहा जाता है, ताकि उनकी पकड़ जो है वह मजबूत हो जाए, जब वे दौड़ें तो वह फिसले नहीं।
ठीक है। तो इसलिए पकड़ मजबूत करने के लिए फर्श पर या मैदान पर वह ऐसे जूते पहनते हैं। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो लिखा गया है वह है दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालने के लिए लगने वाले बल के कारक, जिस वस्तु पर बल लग रहा है उनको पहचानिए और बल का प्रभाव भी लिखें। तो बच्चों देखें यहाँ पर ये इसमें जो दंत मंजन आप सुबह रोज़ टूथपेस्ट करते होंगे, ब्रश करते होंगे ना टूथपेस्ट यूज़ करके, तो वह जो ब्रश आप कर रहे हैं तो उसमें से जब पेस्ट निकालते हैं ब्रश पे लगाने के लिए, तो वो जो पेस्ट आप बाहर निकाल रहे हैं उस वक्त जो आपका बल जो लग रहा है वह क्या है, आप किस चीज़ से लगाते हैं, तो वह कारक लिखना है आपने। तो इसका बल का कारक क्या हो गया, आपके हाथ की उंगलियां है ना, कि आप उसे दबा रहे हैं, आप अपने हाथ से दबा रहे हैं तो ये बल लगा रहे हैं आप, है ना, बल हाथ से दबा रहे हैं, ये आपका बल लग रहा है, तो ये बल का कारक हो गया आपके हाथ। ठीक, इसके बाद है जिस वस्तु पर बल लग रहा है उसको बताना है। तो वस्तु कौन सी हो गई, टूथपेस्ट, आपकी दंत मंजन जिसे कहते हैं दंत मंजन, है ना, तो बल किस पे लग रहा है, दंत मंजन पे लग रहा है। ठीक, इसके बाद इसका उन्होंने लिखा है कि बल का प्रभाव भी लिखें। अब इसके कारण होगा क्या जब आप किसी चीज़ दंत मंजन को दबाते हैं तो क्या होता है, आपको ये पता ही होगा खुद की पेस्ट जो है वो बाहर आ जाएगा, है ना। तो वही लिख देंगे कि दंत मंजन का दबाने से जो पेस्ट है वह बाहर आ जाएगा, तो ये उसका प्रभाव होगा, पेस्ट का बाहर आना, बाहर आना, ये इसका प्रभाव हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 आपके छोटे छोटे आंसर हो गए इसमें कि कारक हमारे हाथ हो गए, दंत मंजन जो है उसके ऊपर आप प्रभाव मतलब कि वो जो बल लग रहा है वो किस पे लग रहा है, दंत मंजन पे लग रहा है, और इसका प्रभाव क्या होगा कि पेस्ट जो है वह बाहर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप इसका आंसर पूरा करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो लिखा है कि रजो दर्शन और रजो निवृत्ति में अंतर लिखें। तो देखें बच्चों, रजो दर्शन, दर्शन जैसे शब्द लिखा हुआ है, रजो दर्शन और रजो निवृत्ति, निवृत्ति। ठीक है, तो रजो दर्शन को क्या होता है, जब ऋतुस्राव जो होता है सबसे पहली बार जब शुरू होता है तो उसको रजो दर्शन कहा जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, यौवनारंभ, जब यौवन आरंभ होता है मतलब किशोरावस्था में जब यौवना आरंभ जब हो रहा है, तो यौवना आरंभ में जो सबसे पहला आपका ऋतुस्राव होता है मादा में यानी स्त्री में, जो पहला ऋतुस्राव जो होता है उसको कहा जाता है रजो दर्शन। ठीक है, और क्योंकि यौवना आरंभ कब शुरू हो जाता है, 11 से 12 वर्ष की उम्र में, है ना, तो ये 12 की बजाय आप यहाँ 13 वर्ष भी लिख सकते हैं, है ना, 11 से 13 वर्ष की उम्र में ये शुरू हो जाता है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है सब में एक ही उम्र में हो, थोड़ा अलग अलग उम्र में भी हो जाता है ना, तो इसलिए 11 से 13 वर्ष आप इसमें आयु लिख सकते हैं, 11 से 13 वर्ष में प्रारंभ होता है। ठीक है, अब है रजो निवृत्ति। रजो निवृत्ति क्या होती है कि निवृत्ति शब्द से पता चल रहा है कि किसी चीज़ से आपको मुक्ति मिल रही है, निवृत्त हो रहे हैं आप, है ना, तो इसलिए यहाँ पर होगा कि ऋतुस्राव का रुकना, ऋतुस्राव जो है ऋतुस्राव का रुकना कहेंगे हम इसको, जब रुक जाता है तो उससे रजो निवृत्ति हो जाती है वह, और यह किस उम्र में होती है, 40 से आप यहाँ पे 45 वर्ष की आयु लिख सकते हैं, 40 से 45 वर्ष। अब यहाँ पर ये भी अलग अलग निर्भर करता है कि कुछ बुक्स में हमें यहाँ पे 45 से 50 वर्ष भी लिखा मिल जाता है, तो आप 45 से 50 वर्ष भी लिख सकते हैं, 45 से 50 वर्ष की आयु में यह रुक जाता है। ठीक, तो इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है मनुष्य में गर्भस्थ शिशु का लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो गर्भस्थ शिशु जो होता है बच्चों, उसका लिंग निर्धारण जो होता है वह नर के द्वारा ही होता है,
अब देखते हैं इसको किस तरह से। अब देखें, नर और ये मादा, नर और मादा जो हैं उनके युग्मक जो होते हैं, युग्मक, दोनों के युग्मक, ये नर का क्या हो गया, शुक्राणु, और मादा का क्या हो गया, अंडाणु। ये भी युग्मक है। जब इनका संलयन होता है तो युग्मनज बनता है और इस प्रक्रिया को कहा जाता है निषेचन। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये देखें, जो नर होता है, एक मिनट, हाँ, जो नर है उसमें जो मतलब आपके जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स जो हैं, वह पाए जाते हैं एक्स और वाई। ठीक है, ये लिंग गुणसूत्र कहे जाते हैं। ऐसे ही मादा जो होती है उसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं एक्स और एक्स। ठीक है, तो अब आप देखें कि जो शुक्राणु है वह दो प्रकार के हैं। शुक्राणु जो होंगे, कुछ शुक्राणुओं में एक्स होगा केवल और कुछ शुक्राणु में वाई होगा। मादा के जो अंडाणु होता है उसमें सभी में एक्स होगा, वो दो प्रकार के नहीं होते, सभी में एक्स ही होता है। तो अब यहाँ पर मान लो एक्स, ये वाला जो एक्स है ये नर का, और ये मादा वाला एक्स, ये दोनों इस तरह से संलयन हो रहा है इनका, है ना। निषेचन के बाद युग्मनज में एक्स एक्स आ गया। अब यहाँ से नर का ये जो वाई है और ये वाला एक्स मादा का, ये दोनों का संलयन हो रहा है ना, युग्मनज में वाई एक्स आ गया। या फिर अगर मान लेते हैं कि ये जो एक्स नर वाला है वो इस दूसरे मादा के एक्स के साथ संलयन होता है तो ये भी एक्स एक्स हो गया। और इस तरह से अगर ये वाई जो है ये इस दूसरे एक्स के साथ संलयित होता है तो वाई एक्स हो गया। तो अब देखें, जो एक्स एक्स है, अभी हम लोगों ने शुरू में ही देखा कि मादा में एक्स एक्स ही अंडाणु सभी होते हैं, है ना, तो उनमें गुणसूत्र जो हैं वो एक्स एक्स ही मिलते हैं। तो यानी कि ये जो एक्स एक्स मिले ये भी मादा है, और जहाँ पर वाई मिल रही है एक्स के साथ तो वो नर है ना। तो नर, इसका मतलब क्या हो गया कि नर जो है उसी में केवल वाई शुक्राणु होते हैं, है ना। उसमें दो प्रकार के शुक्राणु हैं, एक्स और वाई। तो वाई शुक्राणु जब एक्स मादा के एक्स के साथ संलयित होता है तभी वहाँ पर जो है नर गर्भस्थ शिशु बनता है। ठीक, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मादा है वह बिल्कुल भी उत्तरदायी नहीं होती है नर शिशु को जन्म देने के लिए, क्योंकि उसमें तो वाई जो गुणसूत्र है वो तो पाया ही नहीं जाता, और वाई गुणसूत्र किस में पाया जाता है, केवल नर में। तो नर जो है वह पूरी तरह से उत्तरदायी होते हैं गर्भस्थ शिशु का लिंग निर्धारण में। ठीक है, तो आप इसका आंसर, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों, तो इसका आंसर पूरी तरह से अच्छे से चित्र बनाकर आप देंगे कि एक्स एक्स जो है और एक्स वाई का जिस तरह से संलयन होता है 4 ये बनेंगे, तो ये आप पूरा दिखाकर अच्छी तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पूरे क्वेश्चन हो गए 12 के 12 बच्चों, और उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करें। धन्यवाद बच्चों।